नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर सिविल सर्विस के द ब्यूरोक्रेसी चैनल पर। इंडियन ज्योग्राफी में कल कुछ हमने चर्चाएं की थी उसके फिजिकल पार्ट को लेकर, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया की ज्योग्राफी में हमको क्या क्या पढ़ना होता है। 1 मिनट का रिकैप कर लेते हैं कि हमने आखिर कल देखा क्या था इंडियन ज्योग्राफी में, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, कल हमने देखा था इंडिया का फिजिकल सेटअप, जिसमें हमने माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, नदियाँ, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, क्लाइमेट कैसा होना चाहिए। हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया था उस चीज़ का। उस पर हमने कोई विशेष कोई टॉपिक वाइज डिस्कशन हमारा नहीं था। इन जनरल कि इंडियन ज्योग्राफी में सिलेबस किस प्रकार का है, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो फिजिकल पोर्शन में हमने देखा था, फिजिकल पार्ट में माउंटेन सिस्टम की, माउंटेन रिवर सब चीज़ें हो गई थी। अब हम इसके दूसरे पहलू को देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें समेटे हुए हैं इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट। तो देखिए, इंडियन ज्योग्राफी में फिजिकल फीचर्स के अलावा कुछ और चीज़ें और हैं उसमें। जैसे इंडिया में पाई जाने वाली मिट्टियाँ, यानी कि सॉइल्स पढ़ना पड़ेगा आपको। कितने प्रकार की सॉइल्स इंडिया के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलती हैं। कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिशंस हैं जो इंडिया की सॉइल्स में नहीं पाए जाते हैं, कौन से पाए जाते हैं। जो तत्व नहीं पाए जाते हैं उनको पूरा करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है और क्या क्या किया जाता रहा है। साथ साथ इरिगेशन प्रोग्राम भी है, ठीक है ना। सिंचाई प्रणाली क्या होनी चाहिए, ठीक है, जहाँ पर बारिश नहीं होती है नहरों के द्वारा सिंचाई होती है वहाँ पर, ये देखना पड़ेगा आपको। भारत में पाए जाने वाले फॉरेस्ट यानी कि वन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत में पाए जाने वाले वन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अलग अलग हिस्से में अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं और हर वनों की अपनी खूबी है। ठीक है, फ्लोरा एंड फाउना, ठीक, यानी कि वन्य जीव तथा वनस्पतियाँ, ठीक है, तथा इन दोनों का ही संरक्षण किया जाता है सरकार के प्रयासों के द्वारा। इसके अतिरिक्त नेशनल पार्क, ठीक, नेशनल पार्क के बारे में आप जानते ही होंगे। राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं जिसको, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अर्थात वन्य जीव अभयारण्य, ये सारी चीज़ें। बायोस्फेयर्स अर्थात जैव मंडल। भारत में पाए जाने वाले वेटलैंड्स, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से करंट इवेंट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि हाल ही में किस क्षेत्र को नया वेटलैंड घोषित किया गया है, वर्तमान में कितने वेटलैंड्स हैं इंडिया में, ठीक है, रामसर सूची के अंतर्गत कितने कितने साइट्स हैं, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो वेटलैंड वाला क्वेश्चन ना सिर्फ इंडिया की ज्योग्राफी से बल्कि वर्ल्ड की ज्योग्राफी से भी आने की संभावना पूरी पूरी रहती है। रामसर का नाम सुना होगा आपने, ईरान का एक शहर है जहां पर वेटलैंड्स को बचाने या उसको कंजर्व करने की कवायद 1971 से शुरू हुई थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ज्योग्राफी की फिजिकल वाले पार्ट में ये सारी चीज़ें भी जोड़नी होंगी हमें, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करें, भारत में इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी कि आर्थिक भूगोल, तो आर्थिक भूगोल में कई सारी चीज़ें आ जाएंगी। देखिए कैसे, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यानी कि आर्थिक भूगोल। देखिए, मैन और एनवायरनमेंट के बीच में एक खास किस्म का रिलेशन है, ठीक है, और वही आधार बनता है ह्यूमन ज्योग्राफी का भी। तो ये भी एक कंपोनेंट है ज्योग्राफी का, मानव भूगोल, ठीक। लेकिन मानव भूगोल की जो जितनी डेफिनेशंस है हम उसमें नहीं जा रहे हैं। आर्थिक भूगोल की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं उन मिनरल्स की जो भारत की भूमि में क्रस्ट में पाई जाती हैं, ठीक। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इसी वजह से हलचल में आती है। तो देखो, कई प्रकार के इकोनॉमिक रिसोर्सेज या कह सकते हैं कि मिनरल रिसोर्सेज भारत में पाए जाते हैं। रिसोर्सेज मतलब संसाधन, ठीक। तो अगर हम मिनरल्स की बात करें
तो इनको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। हम लोग जनरल बात कर रहे हैं अभी। एक तो होते हैं मेटेलिक मिनरल, मेटेलिक यानी कि धात्विक खनिज। एक होता है नॉन मेटेलिक अर्थात अधात्विक। ठीक। नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें और साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो हम पाते हैं कि जो साउथ इंडिया वाला पार्ट है यानी कि प्लेट्यू वाला जो पार्ट है वो इस लिहाज से काफ़ी आगे नज़र आता है हमको, थोड़ा रिच है। किस मामले में? मिनरल डिपॉजिट्स के मामले में। तो मेटेलिक मिनरल में हम बात करते हैं आयरन की यानी कि लोहा। और लोहे के बारे में आपको पता ही होगा कि एक प्रकार का लोहा नहीं है, कई प्रकार के लोहे होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, अलग अलग इसकी ओर्स होती है और हर ओर का अलग अलग नाम है, जैसे कि हीमेटाइट, मैग्नेटाइट। ठीक है। तो इन सबके डिपॉजिट्स इंडिया के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं। आयरन हो गया, इस तरीके से कॉपर। कॉपर के मामले में भारत अग्रणी देश नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि कॉपर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए भारत को कॉपर इंपोर्ट करना पड़ता होगा। ठीक है। बहुत कम डिपॉजिट्स हैं कॉपर की, पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर है। एल्यूमिनियम, जिसकी और का नाम क्या है, बॉक्साइट है। ठीक। माइका, माइका एक तरह से देखा जाए तो नॉन मेटेलिक मिनरल है। ठीक है ना, माइका। इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। ठीक। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इसका काफ़ी उपयोग है। ठीक है। तो इन सब के बारे में हमको पढ़ना होगा कि इंडिया के किस किस हिस्से में ये सारे डिपॉजिट्स पाए जाते हैं और इसका कितने बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल यूज़ है। नॉन मेटेलिक की मिनरल की अगर हम बात करें, इसमें और भी कई सारे हैं, मेरे ये खाली एग्जांपल के रूप में मैंने आपको दिखाया है। नॉन मेटेलिक की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है कोयले का, अर्थात कोल। तो कोल एक हम कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिक रॉक है। ठीक है, एक ऑर्गेनिक रॉक जो प्लांट के रिमेन्स में अर्थात पेड़ पौधों के अवशेषों पर निर्मित हुई है। कब बनी, कब इसकी अक्रेंस शुरू हुई, किस युग का माना जाता है, कितने प्रकार का होता है, सबसे अच्छा या सर्वोत्तम कोटि का कोयला कहाँ पाया जाता है, इसकी भी कई प्रकार की किस्में हैं। और कोयला हम मान सकते हैं कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स है किस चीज़ का, पावर प्रोडक्शन का। ठीक है। तो भारत में कश्मीर से लेकर साउथ इंडिया तक कोल के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, सिवाय नॉर्थ इंडिया प्लेन्स के। इसमें जो सबसे बड़ा डिपॉजिट है वो है झारखंड वाला इलाका। ठीक। जो स्टोर हाउस है एक तरीके से कह सकते हैं भारत में कोयले की खदान के रूप में। एंथ्रासाइट नाम का जो कोयला है ये संभवतः सर्वोच्च कोटि का कोयला माना जाता है। ठीक। कश्मीर में पाया जाता है और मुख्य रूप से इसका एक्सपोर्ट किया जाता है। तो कोयले की कई प्रकार की किस्में हैं, कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, लिग्नाइट टाइप ऑफ कोल कहाँ पाया जाता है, क्या इसके संरक्षण के लिए कुछ खास प्रोग्राम चलाया गया है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपको किस में देखने को मिलेंगी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के मिनरल रिसोर्सेज वाले पार्ट में। ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। यूपी पीसीएस में खास तौर पे, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, खास तौर पे यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। माइंस के नाम पूछ लेता है भाई, माइंस के, कि कौन सी माइंस कहाँ है। ठीक है। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे डिटेल में तब आपको माइन वाइज भी सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का एक पहलू और है, ठीक, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यातायात। यातायात। तो यातायात के कई साधन मौजूद हैं पूरे विश्व में भी और भारत में भी। तो जैसे रेलवेज आप जानते ही हैं। तो रेलवेज को दो पार्ट डिवाइड कर लीजिए। एक तो पैसेंजर यानी कि लोगों को लाने ले जाने के लिए, और एक होती है गुड्स ट्रेन अर्थात फ्राइट ट्रेन। रेलवे का इतिहास समझेंगे थोड़ा, कब शुरुआत हुई, पर्पस क्या था ब्रिटिश पीरियड में, और आज की डेट में रेलवे का जो नेटवर्क है वो इंडिया का कौन सा स्थान है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। नए नए कौन कौन से और डेवलपमेंट हुए हैं रेलवे के फील्ड में। तो इसमें
मौजूदा जो सरकार है हमारी बीजेपी, उसने फ्राइट यानी कि जो गुड्स ट्रेन है, जो मालवाहक जो रेलगाड़ी है, उसकी गति को बढ़ाने के लिए काफ़ी गंभीर प्रयास किए हैं। और किस पे काम कर रही है, इनफैक्ट फंक्शनिंग स्टार्ट भी हो चुकी है उसको हम कहते हैं डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, यानी कि एक समर्पित मालवाहक गलियारा बनाया गया है जो भारत के मुख्य शहरों को आपस में जोड़ता है और भारत के जो बंदरगाह हैं उनसे भी इस तरीके से क्या करता है, ये लिंक होता है। इसको समझेंगे काफ़ी डिटेल में। अभी नए नए कौन कौन से इसमें डेवलपमेंट हुए हैं इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें क्या है, इस फ्राइट कॉरिडोर में मतलब इसका ये है कि ऐसा ट्रैक बनाया गया है जहां सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी ही चलेगी। ठीक, मालगाड़ी चलेगी ऐसे ट्रैक पर और काफ़ी तेज़ गति से चलेगी, क्योंकि जितना मुझे याद आ रहा है पुराने ज़माने में सबसे धीमी गति से चलती थी मालगाड़ी और उसको गंतव्य तक पहुंचने में काफ़ी समय लगता था। ठीक है, जिससे इंडस्ट्रियल कह सकते हैं कि सेक्टर काफ़ी प्रभावित होता था माल सही समय पर ना पहुंच पाने की वजह से। तो इस चीज़ पर सरकार ने गंभीरता से प्रयास शुरू किए और डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स बनाने शुरू कर दिए हैं और कई सारे सेक्शन ऑपरेशनल स्थिति में भी हैं। तो इसमें होता क्या है कि जैसे जो बिजली वाली ट्रेन है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक से चलती है ट्रेन, जाहिर सी बात है कि उसको 25,000 वोल्ट का करंट लगातार चाहिए होता है। तो एक खास ऊंचाई पर, जैसे कि मान लीजिए कि ये रेलवे का इंजन है इलेक्ट्रिक वाला और एक पेंटोग्राफ हुआ करता है जो इस पर टच होता है। ठीक, क्या कहते हैं इसको, पेंटोग्राफ, लगातार जिससे इसमें बिजली आती रहती है और ट्रेन चलती रहती है। लेकिन इन डेडिकेटेड कॉरिडोर्स में जो ये इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं इनकी ऊंचाई काफ़ी बढ़ा दी गई है। अब क्या करना पड़ा होगा, ये जो पेंटोग्राफ है इसकी ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, काफ़ी बढ़ जाएगी। पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि जो मालगाड़ी है, जो फ्राइट ट्रेन है, उसकी एक खास ऊंचाई होती है, लेकिन अगर उतनी ऊंचाई का एक और बोगी, एक और कह सकते हैं कि जो रेलगाड़ी का डिब्बा होता है उसके ऊपर लगा दिया जाए तो एक ही इंजन लगभग दुगनी भार का पूरी ट्रेन को ढो सकता है। और हम कह सकते हैं कि एक ही बार में बहुत ज़्यादा बड़ी, क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में हम माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ा होगा, इसकी हाइट बढ़ानी पड़ी होगी और उन रूट्स पर, उन कॉरिडोर्स पर ये ट्रेनें चलती हैं बड़ी तेज़ी से। ठीक, तो इस क्षेत्र में हमारी इस सरकार ने काफ़ी डेडिकेटेडली काम किया है और तेज़ी से यातायात हो रहा है और माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत बिना विलंब किए तेज़ी से पहुंच रहा है, जिससे इंडस्ट्रियल की जो ग्रोथ है, इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है उसमें काफ़ी इजाफा देखने को मिला है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक होगा जब हम इस चीज़ को पढ़ रहे होंगे तब। अभी तो मैं इसको ऐसी रफली फिगर बना रहा हूँ, इसको चित्रों के माध्यम से समझाऊंगा कि वो कौन कौन से कॉरिडोर्स हैं जहाँ पर ये सारी ट्रेनें संचालित की जाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा इसमें। ठीक है, इसके अतिरिक्त और क्या पढ़ना है, रेलवेज के अलावा हमारे पास एक और बड़ा साधन कौन सा है, एक और बड़ा साधन है हमारा एयरवेज, यानी कि उड्डयन, एविएशन। दो प्रकार के हैं, एक तो है आपका इनलैंड, या कह सकते हैं कि आंतरिक, इंटरनल, या कह सकते हैं कि डोमेस्टिक, और एक है आपका अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल। कौन कौन सी ऐसी एयरवेज कंपनीज हैं जो डोमेस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं वो, और कौन कौन सी इंटरनेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं वो। तो आज भी हम कह सकते हैं कि यातायात का सबसे तेज माध्यम क्या है, एयरवेज ही है ना। तो पता लगाना होगा नई चीज़ों के बारे में, जैसे कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट किसको कहते हैं भाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट। एयरपोर्ट ही क्यों, ग्रीनफील्ड का कॉन्सेप्ट हर सेक्शन में देखने को मिल सकता है जहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा हो। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को एग्जांपल लेकर ही हम चलते हैं। तो ग्रीनफील्ड इनिशिएटिव ऐसा इनिशिएटिव होता है जो बिल्कुल ग्राउंड जीरो से शुरू किया जाता है, यानी कि जहां पर डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा हो
उससे पहले वहाँ पर कोई भी चीज़ ना बनी हो, नए नए सिरे से शुरुआत हो रही हो, और उसको मतलब उसका निर्माण इस प्रकार से किया जाना चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल भी हो साथ साथ। ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट ऐसा एयरपोर्ट होगा या ऐसा डेवलपमेंट होगा जहां पहले से ही कंस्ट्रक्शन हुआ है और उसी में क्या करना है, चीज़ें जोड़नी है। तो उस प्रकार के भी डेवलपमेंट हमको देखने को मिलते हैं और उस प्रकार के डेवलपमेंट को ब्राउनफील्ड कंस्ट्रक्शन या ब्राउनफील्ड डेवलपमेंट कहते हैं। तो इन दोनों का एप्लीकेशन हमको एयरपोर्ट फील्ड में देखने को मिलता है। ग्रीनफील्ड यानी कि नए सिरे से और पर्यावरण के अनुकूल बनाए जाने चाहिए। ब्राउनफील्ड जैसे कि मैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अगर हम बात करें उसकी, तो वो किसका उदाहरण है, एक ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का एग्जाम्पल है। और वहीं अगर मैं राजीव गांधी एयरपोर्ट की बात करूं जो हैदराबाद में बना है, वो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उदाहरण है। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट को भी समझना होगा हमें। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे ज्योग्राफी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको मतलब समझ सकते हैं कि उसमें सिर्फ ज्योग्राफी नहीं रह जाती प्योर, उसमें इकोनॉमिक्स भी शामिल हो जाती है ना। तो थोड़ा सा मतलब आपको समझना पड़ेगा कि कई सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जीएस में जिनका नेचर कैसा होता है, इंटर डिसिप्लिनरी। कैसा होता है, इंटर डिसिप्लिनरी, अर्थात कई सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक सब्जेक्ट तक सीमित नहीं है। उसको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं हम, उसको करंट इवेंट में भी देखते हैं, उसको एनवायरमेंटल इश्यूज़ में भी देखते हैं और ज्योग्राफी में भी देखते हैं। ठीक, तो आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम ज्योग्राफी में तो उसका जो नेचर है वो सिर्फ प्योर ज्योग्राफी का ना होकर एक इंटर डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन के रूप में स्थापित हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। जीएस के क्वेश्चन में मैंने अभी तक देखा ज्योग्राफी में कि उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो वो कोई कॉन्सेप्ट अभी तक तो देखने को नहीं मिला। ये सिर्फ उन्हीं को पढ़ना पड़ता है जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ठीक, तो लेकिन यूपीएससी तो यूपीएससी है, क्या पता कब क्या दे दे। तो ह्यूमन ज्योग्राफी वाला जो कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव भूगोल, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप इसमें भी थोड़ा ध्यान दीजिए। मानव भूगोल का सीधा संबंध किस चीज़ से है, मनुष्य का पर्यावरण के रिलेशन से है। और जो निर्भरता मनुष्य की पर्यावरण पर है, तो कह सकते हैं कि जो जो रिलेशन क्रिएट हुआ है दोनों के बीच में, इंटर रिलेटेड मामला है, उसी के डिसिप्लिन को क्या नाम दिया गया है, ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें कई सारे वाद हैं, जैसे कि नियतिवाद का नाम सुना होगा आपने, नियतिवाद। ठीक, यानी कि इसको कहते हैं इंग्लिश में डिटरमिनिज्म। डिटरमिनिज्म एक होता है पॉसिबिलिज्म, यानी कि संभववाद। एक होता है नियो डिटरमिनिज्म, नवनियतिवाद, यानी कि नव नियतिवाद। जीएस में यहां से क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आए हैं, लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूं जितना नुकसान पर्यावरण को हमने पहुंचाया है, ठीक है, तो इस डिसिप्लिन को भी इन जनरल लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। मैं समझ रहा हूं इस बात को। जैसे हम जो निर्माण करते हैं पृथ्वी की सतह के ऊपर पहाड़ों में कर देते हैं, और भूकंप आने की वजह से या लैंडस्लाइड आने की वजह से वो निर्माण टूट जाता है। ठीक, तो हम कहते हैं हम ईश्वर के गुलाम हैं या प्रकृति के गुलाम हैं। ठीक, एक समय रहा होगा कि जब मनुष्य की सीमाएं तय थी कि इससे ज़्यादा या इससे ज़्यादा नहीं कर सकता मामला। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान या साइंस में देखते हैं कि डेवलपमेंट हुआ, तो धीरे धीरे मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा। और जैसे कि गर्मियाँ खूब पड़ती हैं, लेकिन एयर कंडीशन बनाकर हमने वातावरण को अपने अनुकूल ढाल लिया। उस कमरे के अंदर तो ढाल ही लिया है कम से कम। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रकृति पर हमारी विजय है। लेकिन साथ ही साथ उससे निकलने वाली जो हानिकारक गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो प्रकृति को किस प्रकार नुकसान पहुंचा रही है, जिसकी कीमत हमें ही चुकानी है। ठीक है, तो कई साल तक जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, धुआं उड़ाया गया खूब जी भर के, आज भी उड़ाया जा रहा है।
तो जा कहाँ रहा है, जा तो एटमॉस्फेयर में ही रहा है ना। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति पर विजय प्राप्त करी हमने और वातावरण को अपने अनुकूल ढालने का प्रयास किया। पहाड़ों पर हमने मकान बना लिए, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कर लिए, रेलवेज को पहुंचा रहे हैं, बागेश्वर उत्तराखंड की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा निर्माण अगर आप करेंगे पहाड़ों जैसी जगह पर, जो हिमालय, जो खुद अभी अभी पूरा उसका निर्माण पूरा नहीं हुआ है, तो एक तरीके से हम बहुत बड़ी मात्रा में वहां पर विस्फोटकों का इस्तेमाल करेंगे। जाहिर सी बात है, तो क्या है, नुकसान पहुंचेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस बात को भी समझा गया और ऐसे विकास की अवधारणा विकसित की गई जिसमें प्रकृति का नुकसान क्या है, कम से कम हो। क्योंकि अगर जीना है तो विकास तो करना ही पड़ेगा, कंपटीशन करना ही पड़ेगा। तो एक ऐसा रास्ता सुझाया गया जो इन दोनों के बीच का रास्ता है, उसको हम कहते हैं नवनियतिवाद, अर्थात नियो डिटर्मिनिज्म। तो ये सब चीज़ें भी जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले एग्जाम में हो सकता है यूपीएससी यहाँ से पूछ लेगा, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। हम ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे अपना, जब हम इंडियन ज्योग्राफी को, वर्ल्ड ज्योग्राफी को डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे तब। और इससे बाहर जो हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं उन उन टॉपिक्स को भी ढूंढने की कोशिश करेंगे जो करंट सिनेरियो से रिलेटेड है और इसका संबंध ज्योग्राफी से है। ठीक, तो तब तक बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। थैंक यू।